तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 22 मई के लिए, राइट। तो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है द गार्जियंस ऑफ द गंगा, द टास्क फोर्स कीप्स अ वॉचफुल आई ऑन द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे नमामि गंगे इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है, तो अपन उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अपन थोड़ा सा गंगा के बारे में पढ़ लेंगे, गंगा रिवर कैसे ट्रिब्यूटरीज है उसकी, कैसे कहाँ से कहाँ तक जाती है, राइट। तो अपन सबसे पहले थोड़ा सा नमामि गंगे के बारे में प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objective of the effective abatement of pollution, conservation, rejuvenation of national river Ganga। तो रिवर गंगा के क्या पॉल्यूशन को कंजर्व कर मतलब कि रिमूव करने के लिए और रिवर्स को वापस रिजेन्युएट करने के लिए, मतलब कि उनको वापस सही करने के लिए, मतलब लाइक ताजा करने के लिए। तो क्या किया गया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, राइट। सो अपने को अब ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले गंगा गंगा कहाँ से आती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है। सर आप ये बताएं कि उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहाँ के, उत्तराखंड के। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको अगर कोई बोल दे कि हाँ भाई बताओ कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ भाई गंगा यहाँ से निकलती है, राइट। चलिए, तो अपन अब उसकी थोड़ी सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखते हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है गंगा की, राइट। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है अपनी यमुना। ठीक है, तो यमुना कहाँ से निकलती है आपको ये पता होना चाहिए कि, ठीक है, तो यमुना निकलती है बंद्रपुच। तो आप बोलेंगे सर हमको ये सब क्यों बता रहे हो आप, तो ये सब यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हाँ भाई ये ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनका ओरिजिनेशन कहाँ से, 2020-21 दोनों में पूछा। ठीक है, उसके बाद यमुना के बाद कौन सी आती है, चंबल रिवर। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, जनपाहो हिल्स, विंध्यान रेंज। ठीक है, उसके बाद अपनी आती है बानस, राइट। उसके बाद आती है अपनी सिंध। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी बेतवा। उसके बाद आती है अपनी केन रिवर। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी सन एंड दामोदर रिवर। तो ये सब क्या है, अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको पूरा मैप नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा मैप अगर मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा गंगा के बारे में तो वो हाफ एन आवर लगेगा। मैं सिर्फ आपको उसकी ट्रिब्यूटरीज थोड़ी बहुत रिवाइज कर देता हूँ। भले आप उसके लिए तेज के लिए अभी प्लेन्स देने जा रहे हैं, तो आप इजिली इस चीज को देख के करके आ सकते हैं, राइट, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो अपन अब देख लेते हैं कि उसके बाद उनके पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। ये तो अपन ने सॉरी ये तो अपन ने देखा कि उनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। अपन हम देखते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो फर्स्ट वन आती है राम गंगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी गागरा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि रामगंगा कहाँ निकलती है, तो रामगंगा निकलती है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है, गागरा कहाँ निकलती है सर, तो गागरा निकलती है गुल्लू मंदार पिक, जो है मानसरोवर के पास। तो इतना आपको ध्यान नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे देखिए गागरा यहाँ से होते हुए आ रही है, राइट। ये देखिए घाघरा ये रही। उसके बाद अपनी आती है काली रिवर। ये सब क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट। फिर अपनी आती है गंडक रिवर। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी कोसी रिवर। तो ये सब क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो आपको मैंने आज बताया राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, उनके ओरिजिनेशन कहाँ पे, राइट। और डिटेल थोड़ा सा हम जब मैप की सीरीज लाएंगे, जब करेंगे, यहाँ पे करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैप पे दिखा दूं कि मैप में क्या बोलना चाहिए। देखिए बेतवा, केन, ठीक है, यमुना, सिंध, चंबल, ये सब क्या आ रही है। ठीक है, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ रही है। ठीक है, उसके बाद घाघरा, गोमती, गंडक, ठीक है, कोसी, दामोदर, ये सब मैंने आपको कराया। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैप आप भी देख लीजिएगा जब आप अपना स्टैटिक पार्ट कवर करें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीसी इससे बार बार क्वेश्चन पूछता ही रहता है, राइट। नमामि गंगे इनिशिएटिव, नमामि गंगे प्रोग्राम, इनसे भी यूपीसी क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो आपको क्या ध्यान होना चाहिए, गंगा मिशन का चेयरमैन कौन है, अगर उसकी कोई काउंसिल हो रही है तो वो कहाँ हो रही है,
ठीक है, उसमें कोई डिसीजन लिया गया क्या, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता ही रहता है, राइट। आपको एक नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बनी थी, NGRBA, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट के अंदर बनी थी। तो आप मुझे बताएं तो कौन से एक्ट के अंदर बनी होगी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यूपीएससी क्या बोलेगा? बोल देगा कि नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी कब बनी थी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी थी या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी थी। तो आप बताओगे उनको कि नहीं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनी थी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको ये सब ध्यान है तो आप इजिली एग्जाम में आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। सो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है SC आस्क्स मीडिएशन सेंटर्स टू प्रिपेयर सेटलमेंट्स इन हिंदी। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि आप जो मीडिएशन सेंटर्स हैं उनको आप बोलिए कि वो हिंदी में ही वर्क करें, सिर्फ इंग्लिश में वर्क करेंगे तो नहीं चलेगा। तो चलिए सर, मीडिएशन क्या होता है ये बताइए। लेकिन मीडिएशन से जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिएशन किसका टाइप, राइट। सो अपन पहले देख लेते हैं थोड़ा सा अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। सो प्रीलिम्स के लिए क्या हो जाता है, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का टाइप है अपना मीडिएशन, राइट। तो इससे रिलेटेड कोई बिल आया था, ठीक है, 2021 में, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नीति आयोग, मीडिएशन बिल, प्ली बार्गेनिंग, ये सब क्या होता है, ये सब आपको जब आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, राइट। तो मीन्स के लिए आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि कितने कितने टाइप के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और कैसे रिड्रेस किया जाता है उनको। स्कोप ऑफ ODR इन इंडिया, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया उसको रीएड्रेस करने के लिए कितने मेथड्स हैं अपने पास, ठीक है। अगर इस अपने पास आर्बिट्रेशन कॉन्सुलेशन एक्ट 1996 है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, राइट। तो अपन ये देखते हैं कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR मैकेनिज्म। तो ये क्या है? ADR is a mechanism of dispute resolution that is non-adversible, working together cooperatively to reach best solution for everyone। तो एक ऐसा मेथड है जहाँ पे लोग cooperatively वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ कि वो बेस्ट रेजोल्यूशन पे आ पाए, राइट। ADR can be instrumental in reducing the burden of litigation on courts while delivering a well-rounded and satisfying experience for the parties involved। तो ये क्या होता है, जिससे आप देखते हैं कि जो अपन नॉर्मल केसेस में हाई कोर्ट्स वगैरह ये सब में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइन लग जाती है कई बार वो केसेस काफी टाइम तक चल जाते हैं, तो लोग काफी परेशान होते हैं, राइट। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड द पाई थ्रू क्रिएटिव कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग एंड फुलफिल द इंटरेस्ट थ्रू ड्राइविंग देयर डिमांड्स। देखिए ये सारे के सारे वर्ड्स को ना आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपको पूरे के पूरे मार्क्स देंगे। अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, या मीडिएशन सेंटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, या उनकी कोई इफेक्टिवनेस बताओ, या उनके इम्पैक्ट्स बताओ, या उनकी प्रॉब्लम चैलेंजेस बताओ, तो आप डायरेक्टली इन सब चीजों को यूज करेंगे। ये आपका डायरेक्टली वे फॉरवर्ड हो जाएगा कि हाँ भाई ये पाई को एक्सपेंड करता है किस किस के थ्रू, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, ठीक है, डिमांड्स को कैटर करने के थ्रू, ठीक है। आपको ऐसे वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में होने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली आपके वे फॉरवर्ड्स में जाएंगे, राइट। ठीक है, तो अपन अब थोड़ा सा अपने ADR के बारे में जाना, तो अपन ठीक है अब टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो ADR के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद होता है कंसिलिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका मीडिएशन, ठीक है। उसके बाद होता है आपका नेगोशिएशन, ठीक है। ये सब तो अपने टाइप्स होते हैं किसके, ADR मैकेनिज्म के, राइट। तो इन सब में क्या हो रहा है, एट लास्ट एक सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है, राइट। ठीक है, तो अगर अपन हम थोड़ा सा अब इसके स्टेटस के बारे में देख लें और एडवांटेजेस के बारे में देख लें कि भाई अपने यहाँ स्टेटस क्या है, तो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलती है अपनी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये इसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है या नहीं है, तो कोई एक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने देखा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट इसके लिए पहले से बना हुआ है 1996 में, ठीक है। फिर अगर अपन इसके द्वारा से कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेजेस क्या क्या है, राइट। सो ये वाइबल है, ठीक है, एफिशिएंट रहता है, मतलब अगर कम टाइम में सॉल्यूशन आ जाए तो कितना सही बात है, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखें कि कॉन्फिडेंशियल बनी रहती है, मतलब कि एक सीक्रेसी बनी रहती है। लेकिन जो अगर अपन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाते हैं तो उसमें सीक्रेसी बहुत कम हो जाती है अपने पास, सबको पता पड़ जाता है, राइट। उसके बाद जाके देखें
तो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज मिल सकती है इसमें, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट्स और ये सब में कई बार नहीं मिलती क्योंकि वो जनरलाइज लेवल पे काम करते हैं, राइट। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर अपन वे फॉरवर्ड देखें तो क्या यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, स्टेट, नेशनल और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को बोल सकते हैं कि आप मोर इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाइए कि हाँ भाई वो इस मैकेनिज्म के थ्रू भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है तो वो मोस्टली आईसीटी इनोवेशंस के द्वारा किया जाए, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप सबको एक्सेसिबल हो पाते हैं एवरी सेक्शन को, ठीक है। तो ये था तो जो आपको जो पता होना चाहिए था ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है व्हाट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो अपना ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया कि ओपन नेटवर्क क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, राइट। सो अपन अब थोड़ा सा ओएनडीसी के बारे में जान लेते हैं, प्रीलिम्स में कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके बारे में पता होना चाहिए, एमएसएमई से रिलेटेड यूपीआई के बारे में पता होना चाहिए, बेनिफिट्स क्या हैं अगर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स implies that the technology, the code deployed for the process is freely made available for everyone to use, distribute and modify। तो यहाँ पे सब जने यूज कर सकते हैं इसको, राइट। फॉर इंस्टेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ iOS is closed source, it cannot be legally modified or used। तो iOS सिस्टम क्या है, एक क्लोज सिस्टम, वो सब जने यूज नहीं कर सकते। Whereas the Android operating system is open source, making it possible for smartphone manufacturers such as Samsung, Nokia, Xiaomi to modify it for their respective hardware। तो एंड्रॉयड सिस्टम क्या है, एक ओपन सॉफ्टवेयर सिस्टम जो सब कुछ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं कि अब इसके, ठीक है, ओएनडीसी आ रहा है तो अपने को कैसे हो रहा है, अपने को क्या फायदा है। अपन ये देख सकते हैं कि अपन डिजिटल इंडिया ला रहे हैं, अगर डिजिटल इंडिया ला रहे हैं तो अपने को इसकी जरूरत है, राइट। कि कैसे अपन ओपन सोर्स को यूज करके नए नए एप्स वगैरह या चीजों को डेवलप कर पाए, राइट। जैसे अपन देखते हैं कि आज काफी सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट। तो वो कैसे अपने एप्स को इजीली डेवलप कर पाए, तो उसके लिए एक ओपन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ उनको कोई एक सेट मिल जाए जहां से वो उस चीजों को यूज करके इजीली डेवलप कर पाए, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए। ओएनडीसी के बारे में थोड़ा सा एक और आर्टिकल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आता है अपन उसको और करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वन इन सेवन इंडियन प्राइमरी स्कूल्स रन बाय अ लोन टीचर। तो आप देखिए कि मतलब 7 में से एक स्कूल ऐसा है प्राइमरी स्कूल जो सिर्फ एक ही टीचर चलाता है। तो ये 3-4 दिन से आर्टिकल आ रहा था, मैं सोच रहा था आपको कवर कराने की, ठीक है। बिलियंस ऑफ इंडियन children are still studying in single teacher schools and there is no excuse for the gross violation of right to education act। ठीक है, तो अपन राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या प्रोवाइड करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपके यूपीसी के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं, राइट। तो अपन देखते हैं फीचर्स क्या है आरटीआई एक्ट के। द आरटीआई एक्ट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज टू 6 to 14 ईयर्स। तो आरटीआई एक्ट क्या करता है, आपको बोलता है कि प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स तक। तो ये अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाता है आप इसको राइट करके आएंगे, राइट। इट इन्फोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। तो एजुकेशन आपकी क्या है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, लेकिन कब, 6 to 14 ईयर्स। The act mandates that 25% for reservation for the disadvantaged sections of society where disadvantaged groups include। 25% रिजर्वेशन है किन के लिए, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, ठीक है। उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एससी एसटी, सोशली बैकवर्ड क्लास, डिफरेंटली एबल। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज सेक्शंस में अपने को पता है कि उससे इंक्लूड होते हैं, लेकिन आज सब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। It also makes provision for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोविजन है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। It also states the sharing of financial and the other responsibility between the central and the state governments। तो ये क्या बोलता है कि फाइनेंशियल और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में शेयर होनी चाहिए, राइट। It laid down the norms and standards related to people-teacher ratio, building and infrastructure, school working days, teacher working hours। तो देखिए किसका वायलेशन हो रहा है, पीपल टीचर रेशियो का। आप देख रहे हैं कि मतलब पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर, तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो ये पीपल टीचर रेशियो बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग आवर्स, तो कितना एक्सप्लॉइट हो रहा होगा देखिए टीचर वर्किंग आवर्स को, क्योंकि एक ही टीचर पूरे टाइम वर्क कर रहा है तो कितना वर्क करना पड़ता होगा। तो ये ग्रॉस वायलेशन है आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस का, ये आर्टिकल ही अपने को बताना चाह रहा था, ठीक है।
तो अपन ने पढ़ा कि आरटीआई क्या है, आरटीआई के बारे में अपन ने थोड़े से फीचर्स पढ़े। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है नर्स शॉर्टेज एल्स यूपी हेल्थ सिस्टम। द स्टेट हैज जस्ट 1.38 लाख नर्सेज and a midwife for its population of over 23 crore, though it was allocated 270 crore in union budget for building 27 nursing colleges. The state faces the challenges of faculty for training and quality of students who graduate from such institutions. तो अब देखिए कि स्टेट के पास इतनी नर्सेस हैं, सिर्फ इतनी पॉपुलेशन के लिए देखिए 23 करोड़ के लिए आपके पास 1.38 लाख ही नर्सेज हैं, जो कितनी कम है। अपन ने देखा कि पीपल अभी टीचर का रेशियो आगे वाले आर्टिकल में कितना कम था, आप यहाँ पे देखिए कि नर्सेस का भी कितना कम डाटा आ रहा है अपने पास, राइट। तो अपन अब थोड़ा सा हेल्थ सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ 3-fold राइज। ठीक है, तो हेल्थ सिस्टम कितने लेवल पे ग्रो हो रहा है। ग्रोइंग एट अ सीजीआर, ये आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने आपके लिए फैक्ट डाल दिया था। अगर आपको मेंस में आंसर लिख रहा हूँ तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। In the economic survey of 2022, India's public expenditure on healthcare stood at 2.1% of GDP in 2021 to 2022 against 1.8% in 2020, 1.3%। तो देखिए साल टू साल अपन ने 1.3 से 1.8 इंक्रीज किया है, फिर इतना इंक्रीज किया है, फिर 2.1 इंक्रीज किया है। देखिए अपन बजट को तो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ अभी भी काफी शॉर्टेजेस हैं, तो अपने को उन चीज का ध्यान होना चाहिए और अपन इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपन को इन पे वर्क करना चाहिए, राइट। अपन थोड़ा सा इसका स्टैट्स देखें तो क्या बोलता है, टेलीमेडिसिन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रीच $5.5 बिलियन बाय 2025। तो टेलीमेडिसिन कहाँ तक पहुंचने वाला है, 5.5 बिलियन तक पहुंचेगा, कैसे, 2025 तक, राइट। तो आपको उस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हेल्थ सिस्टम के बारे में पढ़े जब आप अपना स्टैटिक रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कुछ मैं चैलेंजेस बताऊं तो अपने यहाँ भी चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो लो बजट, आपने देखा अभी भी 2% ऑफ जीडीपी है, जबकि अपन डिफेंस में इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ क्या है, लो बजट की बात क्या होगा, मेडिकल रिसर्च कम है अपने यहाँ, राइट, चीजों को लेके R&D में अपने यहाँ इतना इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब कि कैसे कैसे चीजों को किया जाए। शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स, अपन मैंने आपको बताया कि ऊपर जाके शॉर्टेज थी नर्सेज की, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब डायरेक्टली आपके चैलेंजेस में काउंट हो जाते हैं, जो आप इजीली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए कुछ मिशंस लाए गए हैं क्या गवर्नमेंट के द्वारा, तो बिल्कुल लाए गए हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन है, ठीक है, आयुष्मान भारत है, ठीक है, उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। पीएम जन आरोग्य योजना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम ही है, राइट। तो अपने थोड़ा देखा कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अपने पास क्या क्या स्टैट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, राइट, और क्या क्या कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, ठीक है। और अपन वे फॉरवर्ड में क्या डाल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्रीज कीजिए, ठीक है, मोर मेडिकल पर्सन को कैसे आप ला सकते हो वो बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में ये बताइए, राइट। तो आप इन चीज़ों को डायरेक्टली आप अपने मीन्स के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में डायरेक्टली 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो जबकि ये फ्लैगशिप स्कीम्स होती है ना, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हो गया या कोई दूसरी स्कीम हो गई जो फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब नेशनल रिवर गंगा प्रोग्राम, तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पेन जीनोम मैप, ठीक है। तो देखते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जो आपने क्वेश्चन में पूछी गई है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इज फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन अ जीनोम। तो एक जीनोम होता है, उसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को अपने को पता लगाना होता है, किस किस के थ्रू मिलके बनता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। तो ये चारों को मिलके क्या बनता है, अपना एक जीनोम बनता है, राइट, दैट मेक्स अप एन ऑर्गेनिज्म डीएनए। जीन से क्या बनता है आपका डीएनए। तो ह्यूमन जीनोम कितने क्रोमोसोम से बनता है, तो इसकी अपने पास होते हैं 23 क्रोमोसोम पेयर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मोस्टली थोड़ा सा अपने यूपीसी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ईपीएफओ वगैरह ये सब में प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कितने क्रोमोसोम पेयर होते हैं हमारे यहाँ, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं, इसकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, राइट। सो अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और एक ऐसा क्रोमोसोम होता है, 22 तो पेयर्स होते हैं, और एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो आपको बताता है कि आप फीमेल बनेंगे या मेल बनेंगे। अगर आप XX हैं तो आप फीमेल में काउंट होंगे और अपन XY हैं तो अपना मेल में काउंट होंगे, राइट। तो ये आपको क्रोमोसोम के द्वारा आपके
पता पड़ जाता है, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें और थोड़ा सा इसको ह्यूमन सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा आने वाले आर्टिकल्स में मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और अच्छे से डिटेल में बताया गया हो, तो अपन इसको डिटेल करने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे, राइट। सो जीनोम प्रोजेक्ट अपने डायरेक्टली GS3 साइंस में पूछा जा सकता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या क्या है, इसके पोटेंशियल क्या क्या है, राइट। तो आपको वो चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही है अपने ट्यूटोरियल्स में। तो अगर आपको इसके लिए PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे लिंक जो आपको चाहिए था उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। वही डिस्क्रिप्शन में अगर आपको टेलीग्राम लिंक मिलती है तो वहां पर आपको मिल जाएगा एक डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक, राइट। आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।